चलिए, ऑर्गन पाइप में ध्वनि तरंगों को कैसे उत्पन्न करते हैं वो समझते हैं। और कितने तरह के होते हैं, एक तो ओपन होता है और एक क्लोज होता है, बंद ऑर्गन पाइप और खुला ऑर्गन पाइप, है ना। बंद ऑर्गन पाइप और खुला ऑर्गन पाइप में अंतर क्या होता है? बंद ऑर्गन पाइप का मतलब होता है जो कि एक सिरे पर से बंद हो और एक सिरे पर से खुला हो, इसे बोलते हैं बंद ऑर्गन पाइप। बंद का मतलब नहीं दोनों तरफ से बंद कर दो, दोनों तरफ बंद कर दोगे तो कहां से जनरेट करोगे? किसी सोर्स से ऊर्जा पहले पहुंचाओगे तो अंदर, तभी तो उत्पन्न होगी। तो ये बंद ऑर्गन पाइप का एक सिरा बंद और एक सिरा खुला। तो खुले वाले में क्या होगा फिर भाई? खुले वाले में दोनों सिरे खुले होते हैं, तो ये खुला ऑर्गन पाइप हो गया, ये बंद ऑर्गन पाइप हो गया। तो इनकी परिभाषा होगी खुले ऑर्गन पाइप और बंद ऑर्गन पाइप की, जिसका एक सिरा खुला है एक बंद है तो बंद ऑर्गन पाइप, जैसे दोनों सिरे खुले हैं इसका मतलब खुला ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम इनमें जैसे किसी स्रोत से ध्वनि उत्पन्न करते हैं इसके अंदर, तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे मान लो आपने कभी कभी देखा होगा जो पेन की जो कैप होती है उसमें आप सिट्टी से बजाओ तो आवाज आती है। तो एक्चुअल में हम जब अपने किसी सोर्स से, वो स्रोत कोई भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, स्पीकर हो सकता है, या फिर आपने सुना होगा ट्यूनिंग फोर्क, सवृत्र द्विभुज ऐसा भी होता है, एक सवृत्र होता है ऐसा इस तरह क्या करती का, इसे बोलते हैं सवृत्र, है ना। क्या बोलते हैं? सवृत्र या फिर ट्यूनिंग फोर्क, जिसे हम क्या बोलते हैं? सवृत्र, है ना। इसको बोलते हैं इसकी प्रोंग्स या भुजाएं, प्रोंग्स या फिर भुजाएं। जब इसको ऐसा कहीं दे के मारते हैं ना, चिमटा सा समझ लो, चिमटे टाइप का होता है, इसको दे के मारते हैं तो इसकी जो ये जो भुजाएं हैं ये वाइब्रेट होने लगती हैं, वाइब्रेट होती है तो आवाज करती है हवा में, हवा के कणों को ऐसे ऐसे वाइब्रेट कराती है तो उसमें साउंड ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा ट्रेवल करती है, वो सुनाई भी देती है हमें। और कितनी आवृत्ति की होंगी वो इस पर लिखी रहती है, यानी कि हर स्रोत की आवृत्ति फिक्स है, हर स्रोत की आवृत्ति फिक्स है कि कितने आवृत्ति के होते हैं। मैं बोल रहा हूं मेरी आवृत्ति फिक्स हो गई, तो ये आवृत्ति के क्या होते हैं, हम इसके सामने इनको उत्पन्न कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा, मैं अगर सबसे पहले बात करता हूं बंद ऑर्गन पाइप की, किसकी बात करता हूं? बंद ऑर्गन पाइप, है ना, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इसकी बात करता हूं सबसे पहले। तो इसमें जब भी हम यहां पर कोई ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, तो यहां से मान लीजिएगा आपने एक ट्यूनिंग फोर्क लिया और उसको दबा करके उसको बजा के छोड़ दिया, तो होगा क्या, यहां से ध्वनि तरंगे जाएंगी। इसमें क्या है? हवा है, यहाँ पे क्या है बीच में? एयर तो ही भाई, माध्यम तो चाहिए ही, एयर तो है ही। तो हवा में क्या जाएंगे? रेयरफैक्शन और कंप्रेशन जाएंगे। तो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन जाएंगे तो वो यहाँ टकराएंगे तो रिफ्लेक्शन होगा। अब इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा ना, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख ले, जो मैं आपको बताऊंगा उसको याद रख लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्लेक्शन, है ना, यानी कि साउंड वेव का रिफ्लेक्शन, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहां पढ़ा था? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग की तरंगे कैसी थी? रस्सी की तरंगे कैसी थी? अनुप्रस्थ तरंगे थी। और ध्वनि की तरंगे कैसी है? अनुदैर्घ्य तरंगे। तो इनमें एक अंतर होता है रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन में यह अंतर होता है कि जैसे हमने बात की थी, रस्सी की बात करता हूं पहले मैं, रस्सी मतलब अनुप्रस्थ मतलब थोड़ी सी क्या बात कर रहा हूं मैं? ध्वनि तरंगों में परावर्तन की, है ना। रस्सी की बात करता हूं, थोड़ा रिवाइज करा देता हूं पुरानी चीजों को ताकि आप उसको यहां पे समझ सके। रस्सी में हमने बेटे ये पढ़ा था कि भाई हमारे पास अगर कोई तरंग जाएगी इधर से, यहाँ पे ये कैसा है? रिजिड या फिक्स एंड या फिर दृढ़ सिरा, और वापस कैसे आएगा? वापस ऐसे आता था, याद है। और एक हमने पढ़ा था मुक्त सिरा, ये था, ऐसे जाता था और ये वापस उसी फेज में वापस आता था, है ना, ये वापस भी उसी फेज में आता था, ऐसा समझ लो, वापस भी उसी तरफ आता था। ठीक, ये हमने पढ़ा था। तो ये तरंगे कैसी होती थी? अनुप्रस्थ तरंगे होती थी रस्सी के अंदर, और दृढ़ सिरे से टकराती थी तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आता था दृढ़ से, और यहां पर कोई भी फेज डिफरेंस या कलांतर नहीं आता था। अब इसमें क्या अंतर है फिर भाई? जब हमारी ध्वनि तरंगे टकराएंगी किसी दृढ़ से, ये दृढ़ हुआ, और ये खुला सिरा, ये भी एक बाउंड्री होगी, ये ओपन सिरे की तरह काम करेगी। ये कैसे काम करेगी? दृढ़ सिरा। और ये कैसे काम करेगी? यह यहां पर क्या था? ये वाला मुक्त सिरा, है ना, ये मुक्त सिरे की तरह काम करेगी।
यानी कि यहाँ पर भी ध्वनि तरंगों का रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ध्वनि तरंगे जब यहाँ पे जाएंगी ना तो हवा को कंप्रेस करेगी या हवा को जो है विरलित करेगी, कंप्रेशन और संपीड़न और विरलन होंगे, कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन होगा। तो होगा क्या, यहाँ से यहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनेंगे, तो हवा का ये वाला जो होगा इसमें वॉल्यूम डेंसिटी सब अलग हो जाएंगे, लेकिन बाहर हवा अलग है, तो एक बाउंड्री बन जाएगी अलग अलग। तो यहाँ पर मुक्त सिरा बोला जाएगा। ये रिजिड है क्योंकि ये बंद है, तो इसको दृढ़ सिरा बोला जाएगा। ध्वनि तरंगे जब टकराएंगी ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने, ध्वनि तरंगे जब टकराएंगी दृढ़ सिरे से, तो ध्वनि तरंगों के लिए वो उसी फेज में वापस आएंगी, इसका उल्टा है, उसी में दृढ़ सिरे से, और मुक्त सिरे से उल्टा हो जाएगा, 180 डिग्री का पाथ डिफरेंस आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, फिर समझे कि ध्वनि तरंगे रस्सी वाली तरंगों के उल्टा रिफ्लेक्शन होता है, रट ले इस चीज को। ध्वनि तरंगों में दृढ़ सिरे से टकराने पर ध्वनि तरंग उसी कला में वापस लौटेंगी, यानी कि कंप्रेशन जाएगा तो कंप्रेशन ही वापस आएगा, संपीड़न जाएगा तो संपीड़न ही वापस आएगा। हवा में तो संपीड़न और विरलन होंगे ना यहाँ पे, तो ध्वनि में तो, और मुक्त सिरे से संपीड़न जाएगा तो विरलन आएगा। रट ले इस चीज को, फिर से बोल देता हूं, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप लिख ले कि ध्वनि तरंगों में परावर्तन या रिफ्लेक्शन रस्सी में तरंगों के परावर्तन का जस्ट उल्टा होता है। दृढ़ सिरे पर ध्वनि तरंगे उसी कला में वापस आएंगी जिस कला में गई थी, ऊपर ही रहेंगी, है ना, और मुक्त सिरे से यानी कि ये वाला सिरा से जिस कला से गई थी उसके उल्टे 180 डिग्री के उल्टा होकर के वापस आएंगी। ये आप रट ले इस चीज को, है ना, ये इनमें अंतर है। अच्छा, ये दोनों तरंगों में रस्सी की तरंगे अनुप्रस्थ थी और ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य थी, तो आप समझ लो कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में एक मेजर डिफरेंस मैंने बता दिया, आपको याद रखेंगे, बहुत लोगों को पता होगा, ध्यान रख लेंगे इस चीज को। अनुप्रस्थ तरंगों में और अनुदैर्घ्य तरंगों में एक बहुत बड़ा अंतर क्या है कि रिफ्लेक्शन के टाइम पर ये वाली में दृढ़ सिरे से 180 का अंतर आता है, उसमें 180 का अंतर नहीं आएगा। इसमें मुक्त सिरे से सेम रहता है, उसमें मुक्त सिरे से 180 का अंतर आ जाएगा, है ना। अब सोचो, जब प्रकाश तरंगे पढ़ोगे आप, तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यानी कि जब प्रकाश तरंगे किसी दीवार से टकराएंगी, दृढ़ सिरा हो गया, तो जब टकरा करके वापस लौटेंगी तो क्या उसमें 180 का अंतर आएगा? यस, क्योंकि वो अनुप्रस्थ तरंग है और दृढ़ सिरे से टकरा रही है ना। लेकिन अगर अनुदैर्घ्य तरंगे होंगी तो उसके लिए दृढ़ सिरे से टकराने पर कोई पाथ में डिफरेंस, कोई फेज में डिफरेंस नहीं आएगा। ये एक सवाल करते समय इस बात का अंतर रखना होता है टकराते समय। तो मैंने आपको छोटा सा रिफ्लेक्शन भी यहां बता दिया, ध्वनि तरंगों में रिफ्लेक्शन का लॉजिक भी यहां समझा दिया। अब वापस इस पाइप पर आते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि मैं आपको फिर समझाता हूं कि भाई क्यों ऐसा होता है, कि भाई क्यों उल्टा हो जाता है। देखो, जैसे हवा में क्या चलते हैं, जब हवा यहां से जाएगी तो उसमें रेयरफेक्शन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन कंप्रेशन जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, जब यहां पर आएगी तो यहां मुक्त सिरा है, मान लीजिएगा यहां पर आया कौन, रेयरफेक्शन आ गया। रेयरफेक्शन आने का मतलब ये हुआ कि रेयरफेक्शन का मतलब यहां पर हवा की जो घनत्व है वो कम हो गया, दूर दूर हो गए। और जस्ट बाहर की तरफ देखें तो बाहर कैसी हवा है, पी नोट दाब की हवा है, 10⁵ पास्कल की हवा है। तो यहाँ रेयरफेक्शन से दाब कम हो जाएगा। वो देखेंगे यहाँ दाब कम हो गया, सालो यहाँ दाब कम हो गया, और बाहर तो दाब 10⁵5 वाला है इधर, तो उससे खाली जगह मिलेगी सारे हवा के कणों को, तो तुरंत यहां भरना चाहेंगे। यानी कि आया तो क्या था, रेयरफेक्शन, और जब सारे के सारे कण यहां आएंगे, घनत्व को बढ़ा देंगे, मतलब क्या बन जाएगा, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन वापस जाएगा, यानी कि क्या हुआ, मुक्त सिरे पर क्या हुआ, रेयरफेक्शन गया, कंप्रेशन आया, यानी कि 180 का अंतर आ गया। तो इसी लॉजिक के बेस पर आप इसको समझ लें। हालांकि समझने से कुछ नहीं, आप इसको याद रख लें। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बट आप उसको याद रखें। याद इसलिए रखना जरूरी है कि कहीं कहीं लाइट के सवाल भी आएंगे, ध्वनि के सवाल भी आएंगे, तो उनमें टकराते समय इस बात का अंतर रखना अनिवार्य है कि जो मैंने आपको समझाया उसको बस याद रख लेंगे, ठीक है, कि भाई जो है दृढ़ सिरे से टकराने पर ध्वनि में कोई फेज में अंतर नहीं आता। कंप्रेशन जाएगा तो कंप्रेशन आएगा, मुक्त सिरे से कंप्रेशन जाएगा तो रेयरफेक्शन आएगा। दैट शिट अब आपको याद रखनी इस चीज को। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था क्लोज पाइप की, बंद ऑर्गन पाइप की। बंद ऑर्गन पाइप में जब जाएगी लाइट, जब जाएगी ध्वनि, तो ध्वनि जब जाएगी यहां से, तो यहां से ध्वनि जाने पर टकराएगी, टकरा के वापस भी आएगी, और वापस आएगी तो उसका मतलब क्या होगा,
अप्रगामी तरंगे बनाएंगी। भाई एक तरंग ही वापस आई और वापस इधर से तरंगे आ रही, इधर से वापस रिफ्लेक्शन से आ रही, दोनों तरंगे मिलेंगी तो क्या होगा, अप्रगामी तरंगे बनेगी। तो हम तो अप्रगामी तरंगे बना रहे हैं इसके अंदर, लेकिन क्या वो हमेशा बनेगी? नहीं बेटे, वो हमेशा नहीं बनेगी। वो तब बनेगी जब जब इसके अंदर आपकी जो तरंग है वो इसकी जो आवृत्ति है, इसकी आवृत्ति जितनी भी होगी वो तो मान लो जो हमें दी रहेगी एफ, ठीक, उसकी आवृत्ति के कुछ गुणज के फॉर्म में आएगी। वो कब कब बनेगी? जब उसमें आपकी मैक्सिमम और मिनिमम नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी सेटिस्फाई हो। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर बात करूं कि यहां से तरंग गई तो सबसे छोटी तरंग कौन सी बन सकती है? किसमें? अप्रगामी तरंगों में। तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे क्या बनेगा? नोड। यहां पे क्या बनेगा? नोड। नोड का मतलब यहां पर क्या बना? निस्पंद। भाई दृढ़ सिरा है ना, ये तो दृढ़ सिरा है, दृढ़ सिरा हुआ, दृढ़ सिरे पर क्या बनेंगे? नोड बनेंगे। जिस तरीके से ये फिक्स था, तो उसी तरीके से ये भी फिक्स है ना। तो यहां पर नोड और ये क्या है? खुला सिरा। तो यहां पे क्या बनेगा? एंटी नोड। तो नोड और एंटी नोड के हिसाब से जब यहां पर इस पाइप की लंबाई कितनी हो वो हम निकाल लेंगे। तो यहां पर आपके पास इस तरह की अप्रगामी तरंग बन सकती है। इससे छोटी अप्रगामी तरंग बननी संभव नहीं है। तो ये लंबाई ले लीजिएगा L, ये लंबाई ले लीजिएगा L। तो ये कितनी आ गई? क्या ये λ/4 आ गई है? λ/4, λ/4 आ गई। अगर ये λ/4 आ गई तो क्या मैं कह सकता हूं कि L = λ/4 या फिर λ = 4L? भाई पाइप की लंबाई तो पता ही होगी, पाइप की लंबाई तो पता होगी। तो V = f लैम्बडा, V = f लैम्बडा, f बराबर V/λ। अच्छा V/λ कितना? 4L। इसको बोलते हैं, इसके अंदर जो आवृत्ति आ गई वो मूलभूत आवृत्ति आ गई, ठीक। और अच्छा, जिस समय अप्रगामी तरंगे बनेंगी ना, उस समय यहां पर आपको अधिकतम ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ अधिकतम आयाम आ चुका होगा, अधिकतम ध्वनि सुनाई देगी। तो जब जब अधिकतम ध्वनि सुनाई देती है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर जो प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी है, जो प्राकृतिक आवृत्ति है, वो सोर्स की आवृत्ति से मैच कर गई या इसकी कुछ गुना हो चुकी है, जिसे हम बोलते हैं अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इसका मतलब अधिकतम ध्वनि सुनने लगती है जब अनुनाद आया था। अनुनाद का मतलब इसकी आवृत्ति इसकी आवृत्ति से मैच होने लगी है, इसकी आवृत्ति से कुछ गुना होने लगी है, जिसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? मूलभूत आवृत्ति, प्रथम सवरक, अधिसवरक, ये सब हम पहले भी पकड़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी की अप्रगामी तरंगे इसमें उत्पन्न हो गई। अच्छा, V का मतलब क्या था? V का मतलब था यहाँ पर ये गामा RT/m। ध्यान रखें, रस्सी के केस में क्या था? V बराबर √T/μ। तो ताप है ये, तो ये ताप है, नहीं कि ताप बदल देंगे तो भी बदल जाएगी आवृत्ति, ताप बदलने पर भी बदल जाएगी आवृत्ति। अगर कोई गैस भर देंगे तो भी बदल जाएगी आवृत्ति, गैस बदलने से गामा और अणुभार बदल जाएगा ना, है ना। तो ताप और अणुभार पर भी आवृत्ति निर्भर करती है, ताप और अणुभार पर भी आवृत्ति निर्भर करती है, क्योंकि हमें पता है कि गैस में या हवा में उस ध्वनि की चाल जो होती है वो गामा RT/m होती है। V क्या है? ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल है, ठीक है। इतनी बातें याद रख लेंगे हम। तो ये हमारी जो आई मूलभूत आवृत्ति आई, जिसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जब ये फ्रीक्वेंसी इसमें उत्पन्न हो जाएगी तो इसका मतलब इसमें अप्रगामी तरंगे उत्पन्न हो चुकी है। ओके, थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस आवृत्ति का जो नाम होता है इसे बोलते हैं फंडामेंटल या फिर मूलभूत आवृत्ति या फिर फर्स्ट हार्मोनिक या। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि भाई हमारे पास अगर ऐसे कोई पाइप है जिसमें ये लंबाई L है, यहाँ से ये प्रथम जो यहाँ पे लूप बन रहा है ये बन रहा है, जिसमें एंटी नोड है और ये नोड है, जिसमें हमने ये λ/4 नाम दिया इसको।
ये भी इसमें अपरिगामी तरंगें उत्पन्न हो चुकी हैं। तो यहाँ पर λ/4 लिख देंगे। तो L बराबर यानी कि लैम्बडा बराबर 4L और V बराबर F लैम्बडा यानी कि F बराबर V/λ। तो V/4L इसको बोलते हैं मूलभूत आवर्ती, मूलभूत आवर्ती या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, प्रथम सन्नादी, प्रथम सन्नादी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक, इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। अब ये इसकी मूलभूत आवर्ती होगी, इसको फर्स्ट हार्मोनिक या प्रथम सन्नादी बोल देते हैं। अब हमने क्या करा, पहले केस के बाद दूसरा केस लिया कि दूसरी आवर्ती कौन सी उत्पन्न हो सकती है। दूसरी आवर्ती तब होगी बेटे यहाँ नोड बनना है, यहाँ एंटी नोड बनना है। तो जाहिर सी बात है इसके बाद जब नेक्स्ट नोड एंटी नोड और एंड नोड बनना तो बीच में एक क्या आएगा, एक नोड आएगा। तो बीच में एक नोड आ गया, ये एंटी नोड, फिर ये एंटी नोड, फिर ये नोड। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी λ/4 पता है हमें होती है, ये λ/2 होती है एक नोड से नोड तक की। तो L कितनी आ जाएगी, L कितनी आ जाएगी, λ/4 प्लस λ/2। ठीक, तो ये कितने आ जाएगी यहाँ से 3 λ/4। तो लैम्बडा कितना आ गया 4L/3। और बेटे F बराबर आ जाएगी F1 लिख सकते हैं, दैट इज V/λ। और V कितनी, यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू रख देंगे तो क्या बनेगा 4V/3L, 4V/3L आ जाएगी। अच्छा 4V/3L आ गई F1। अच्छा अब इसको क्या नाम देंगे, रियलिटी में यहाँ पे रखेंगे 3Y/4, यहाँ 3V/4L। ध्यान देखो ये क्या है, क्या ये F1 है, F0 है, क्या 3F आ गई 3F। तो इसको बोलते हैं हम थर्ड हार्मोनिक, तीसरा सन्नादी, तीसरा सन्नादी या फिर थर्ड हार्मोनिक, ये है ना थर्ड हार्मोनिक। या इसको फर्स्ट ओवरटोन, पहली ओवरटोन, ज्यादा ध्वनि, पहली की भी कितनी गुनी, 3 गुनी, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं, जिसे प्रथम अधिस्वरक, अधिस्वरक बोलते हैं, प्रथम अधिस्वरक इसे बोलेंगे। ठीक है, प्रथम अधिस्वरक इसको बोलेंगे। लेकिन और भी बहुत सारे केस बन सकते हैं। मान लीजिएगा ऐसे है, लेंथ वही है अपनी L, तो यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड, अब इस बीच में कितने आएंगे, एक नोड आता है एक और आ जाएगा। ये लो जी, ये आ गया, ये नोड, ये नोड, ये नोड, दो नोड आ गए, ये एंटी नोड, तो ये भी एंटी नोड थी λ/4। ये कितनी आ गई, पूरी की पूरी लैम्बडा आ गई, एक तरंग है पूरी, है ना। तो L कितनी आ गई, लैम्बडा प्लस λ/4, तो कितने आएगी 5 λ/4। तो यहाँ से लैम्बडा कितना आ गया 4L/5। तो F कितना आ जाएगा, F2 मान लो उसको, F2 कितना आ जाएगा, F2 आ जाएगा भाई V/λ, और लैम्बडा को यहाँ रखेंगे तो 5V/4L। तो क्या इसको मैं 5F लिख सकता हूँ, यस। तो इसको क्या नाम देना चाहिए, इसको नाम देना चाहिए पांचवा सनादी या दूसरा अधिस्वरक। इसलिए सवाल बड़े अच्छे बनते हैं इसमें। इसको क्या नाम देंगे, फिफ्थ हार्मोनिक या पांचवा सन्नादी, पांचवा सनादी या फिर दूसरा अधिस्वरक। मतलब दूसरी बार उसको अधिक आवाज दोबारा सुनाई देगी, बहुत हाई ध्वनि, क्योंकि उसी समय पर जब ज्यादा ध्वनि सुनाई देती है तभी बोलते हैं कि ये रेजोनेंस में है, अनुनाद में है। यानी कि अनुनाद हो गया है जब इनकी आवृत्ति इसकी दुगनी तिगनी या फिर समान आ रही होगी। और फिर हमारे पास इसमें क्या होगा, दूसरा अधिस्वरक जैसे है तो हमें ध्वनि आधा ज्यादा सुनाई देगी, यानी कि अपरिगामी तरंगें बन चुकी होंगी, तो उसको बोलते हैं दूसरा अधिस्वरक या फिर सेकंड ओवरटोन। तो ये नामकरण है, याद रखना बहुत जरूरी है ना। तो ऐसे चलते चले जाएंगे, जब ऐसे चलते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, F बराबर रियलिटी में 1 3 5 ये सब आ रहे हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2n+1 V/4L। nth नंबर की बात करें
तो देखो पहले पे तो क्या आया था, तीसरा संबंध आ गया, ठीक है। तो प्रथम फर्स्ट ओवरटोन आ गई थी, एन में आएगा nth ओवरटोन आ जाएगी, सेकंड पे आ रहा है सेकंड ओवरटोन आ जाएगी, एन में nth ओवरटोन, यानी कि सारे के सारे विषम सन्नादी आएंगे। तो केवल क्या आएंगे, विषम सन्नादी उत्पन्न होंगे, है ना। और सारी आवर्तियों का अगर अनुपात पूछ ले जाए तो क्या आएगा, कितना आएगा, f अनुपात 3f अनुपात 5f अनुपात 7f अनुपात क्या क्या बनेगा, 1 3 5 7। इस अनुपात में ये सन्नादी होंगे, इस अनुपात में सन्नादी होंगे, या ये अधिसवरक 1 3 5 7 के अनुपात में होंगे। तो सारी आवर्तियां विषम आवर्तियों की होंगी। इसमें v/4l फंडामेंटल मूलभूत आवर्ती होगी, ठीक है। तो ये हम इसमें ऐसे निकाल सकते हैं, क्लियर। इस समय आप ये कह सकते हैं कि इस समय इसकी आवर्ती इससे मैच कर जाती है, ओके। चलिए अब अप्रगामी तरंगे हम कहाँ करते हैं, खुले ऑर्गन पाइप में करते हैं। खुले ऑर्गन पाइप का मतलब जहां पर दोनों तरफ से खुला हुआ हो, जो दोनों तरफ से खुला हुआ है इसका खुला ऑर्गन पाइप बोलते हैं। तो यहाँ पर L लंबाई है, यहाँ पर आपने कोई सवृत्ति रखा, उसमें ध्वनि तरंगे उत्पन्न कराई और वो उसके अंदर ट्रेवल करी, तो ये ओपन है। तो यहाँ पर क्या आएंगे, एंटी नोड बनेंगे, यहाँ पर एंटी नोड विस्थापन के हिसाब से एंटी नोड बनेंगे और दाब के हिसाब से यहाँ नोड बनेंगे, है ना। तो मैं विस्थापन के हिसाब से लिखता हूँ, विस्थापन तरंगों के हिसाब से। और अगर मेरे से पूछा जाए कि दाब तरंगों के हिसाब से लिखो तो उल्टा कर देंगे, इसमें क्या है। तो यहाँ पे क्या बना, एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड। तो एंटी नोड और एंटी नोड बनना, तो बीच में क्या बनेगा, एक नोड भी बनाना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे छोटी तरंगे जब अध्यारोपण से बनेंगी तो वो ये बनेंगी, है ना। तो ये आपका नोड बन गया। तो ये λ/4 होती है और ये एक लैम्बडा, या तो समझ लो एंटी नोड से एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 होती है, सीधी देख लो। तो L बराबर λ/2 और भाई लैम्बडा बराबर 2L। तो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई फंडामेंटल F0 मान लो उसको, तो वो क्या लिखेंगे, v/λ। तो v/2L, उसको क्या बोलेंगे, मूलभूत आवर्ती, मूलभूत आवर्ती, है ना। इसको बोलेंगे मूलभूत आवर्ती खुले पाइप में। अच्छा अगर मेरे से बोले भाई इसका डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम दाब के हिसाब से बनाओ, तो क्या दाब के हिसाब से ऐसा डायग्राम बनेगा, ये दाब तरंगों के हिसाब से बना दिया, तो यहाँ नोड बन जाएगा, यहाँ एंटी नोड बन जाएगा। तो क्या अभी भी इनके बीच में यहाँ पर λ/2 रहेगी, यस, ये भी λ/2 रहेगी, क्लियर। तो एक एंटी नोड, सॉरी यहाँ पे नोड बना ना, नोड से नोड के बीच की दूरी λ/2, तो तब भी आंसर तो यही आएगा। तो मूलभूत आवर्ती ये जनरेट हो सकती है, तो इसमें हमने इसका नाम दिया मूलभूत आवर्ती, ठीक है। और इसी को नाम देंगे प्रथम सन्नादी, इसको क्या नाम देंगे, प्रथम सन्नादी, ठीक। अब मेरे को और भी चाहिए, है ना, और भी आ सकती है ध्वनि तरंगे, इसमें और भी उत्पन्न हो सकती है। कि मान लो हो सकता है इसमें आपके पास जो आवर्ती है उसको जो है ऐसे, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड, तो बीच में नोड, तो ये हो गया। लेकिन अब दो नोड आने चाहिए बीच में, तो यहाँ एंटी नोड, यहाँ भी एंटी नोड, यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, ठीक। तो ये कितनी बनेगी भाई, एंटी नोड से यहाँ तक की दूरी λ/4, ये आधी तरंग है λ/2 और ये λ/4। तो λ/2 ये λ/4 λ/4, तो L बराबर कितनी, λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/4 बराबर कितनी, लैम्बडा। लैम्बडा आ गया, इसका मतलब F जो आएगी F1 मान लो, तो F1 लिख दो v/λ, तो v/L। अगर मैं इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं बेटे, तो ये क्या बनी, फंडामेंटल बन गई 2। फंडामेंटल का F0 लिखा था मैंने, तो F0 लिख लो। तो उसकी दुगनी हुई, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दूसरा सन्नादी, दूसरा सन्नादी या प्रथम अधिस्वरक, प्रथम अधिस्वरक, दूसरा सन्नादी या प्रथम अधिस्वरक। तो इससे हमारे पास इस तरह के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल सेम रिपीट हो चल रहा है, तो इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा अकल वाला काम है नहीं, सवाल भी उसी तरीके से बनेंगे जैसे पहले बनते थे। तो ये अपना दूसरा अधिस्वरक बन गया, यानी कि दूसरी बार आपको ज़्यादा ध्वनि सुनाई देगी, है ना। चलिए तो अब यहाँ पर एक और लेते हैं केस, ऐसे अनंत केस ले सकते हैं
कि भाई यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड, तो 2 नोड की जगह 3 नोड ले लो बीच में। बीच में कितने ले लो? 3 नोड ले लो। ठीक, ये कितनी होगी? λ/4। ये भी कितनी हो? λ/4। ये कितनी? एक तरंग है पूरी की पूरी, तो यहाँ तक की लैम्बडा होगी, है ना, λ/2 λ/2, तो λ/2 प्लस λ/2 बन गई लैम्बडा कंप्लीट। तो L कितनी आ गई? λ/4 प्लस लैम्बडा प्लस λ/4, तो λ/2 प्लस लैम्बडा यानी कि 3 λ/2, ये बन गई। तो लैम्बडा बराबर आ गया 2L/3। और बेटे F2 दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या जनरेट होगी इसके बाद? V/λ, तो V/2L/3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ क्या ये 3F है, 3F नोट, तो उसको क्या बोलेंगे? तीसरा सन्नादी, तीसरा सन्नादी, या फिर दूसरा अधिस्वरक। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। दूसरा अधिस्वरक, ये बोलेंगे तो ऐसे चलते जाएंगे। तो ऐसे सारी आवर्ती कैसी आएंगी? एक F आ गई थी शुरू में, फिर 2F आ गई, फिर 3F आ गई, फिर 4F आ गई, ऐसे 5F भी आ जाएगी। तो इसमें सारे सभी सन्नादी उपस्थित है। हम क्या लिखेंगे? ऑल सन्नादी, ऑल या सभी, ये 1 2 3 4 5 है ना, सभी सन्नादी उत्पन्न होते हैं। तो अगर मैं इसका बोलूं कि भाई इसका सामान्य फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सामान्य फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? FN। तो क्या बनेगा? क्या 1 भी आ रहा, 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 4 भी आ रहा, सब आ रहे फंडामेंटल का। तो अगर पहला आया था, देखो ध्यान से, तो मूलभूत आवर्ती V/12। जब अपने पहला सनादि लिखा था तो यहाँ पे क्या आ गया था? 2V, ये वाला है ना, तो ये F0 है, तो ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया। तो ऐसे अगर मैं जहाँ पर 3 है तो तीसरा सन्नादी, तो nth है तो nth वाला सन्नादी। तो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है फंडामेंटल के अलावा वो मैं लिख लेता हूँ Fn+1। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ Fn+1, जिसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? NV/2L, है ना भाई। आप समझ लो तीसरा सन्नादी लिखना, तीसरे सन्नादी में का मतलब n किलो 3 आ गई, तो ये F4 लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो नामकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको F0 माना ना, F0 माना इसको, तो मेरी F1 की वैल्यू ये हो गई, F1 की वैल्यू ये हो गई, F1 ये, तो n-1 लिख लो चाहे तो, क्योंकि ये F0 है, ये F1, ये 2 है, तो ये 3 है ना। मैंने इसको ऐसा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो आप इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, तो फिर ये भी 1 2 3 हो जाएगा, फिर Fn से NV बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके सोचने का है, जिस तरह भी लिखें, मतलब ये फ्रीक्वेंसी आपकी हिसाब से रखनी, ये 3 है तो यहाँ पर 2 हो रहा होगा। क्लियर? दूसरी है ना, क्योंकि मैंने पहली किसको माना? 0 वाली को, ठीक। या फिर F मान लो, F भी मान सकते हैं, इसे F1 मान लो, इसको F2 मान लो, वो आपकी ऊपर है। तो कुल मिला के मेन तो नामकरण से समझना आपको कि कौन सी सन्नादी है और कौन सा अधिस्वरक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हमें इसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं एंड करेक्शन या अंत्य संशोधन। क्या बोलते हैं? एंड करेक्शन या फिर अंत्य संशोधन। अंत्य संशोधन, जब तक बोला ना जाए तब तक इसका इस्तेमाल नहीं करना। ऑर्गन पाइप के अंदर ही इस चीज को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा? प्रैक्टिकली क्या देखा? एक्सपेरिमेंटली, प्रयोगों के आधार पर देखा, प्रयोगों के आधार पर यह देखा
गणना की, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन और उससे निकाला गया, प्रूफ नहीं करना, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना। वो हम देख लेंगे किस तरह निकालते हैं उसको, वो एक रेजोनेंस ट्यूब है उसमें निकालेंगे इस चीज को, एंड करेक्शन को। लेकिन फिलहाल क्या देखा ये कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी आती है ना उसमें थोड़ी सी एरर आ रही। क्या एरर आ रही? एरर ये आ रही थी कि भाई जैसे मान लीजिएगा ये बंद है पाइप है, ये खुला पाइप है, ये बंद पाइप है, ये खुला पाइप। तो उन्होंने कहा कि जो लंबाई है ना ये L, और ये जो लंबाई है L, तो वास्तव में जब इससे आपने इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल ली, वो कितनी आई? वो आई थी आपके पास V/4L, और इसकी कितनी आई थी? V/2L। यही तो आई थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन उसमें थोड़ी सी गलती आई, उसमें थोड़ी सी एरर आई। तो क्यों आई एरर, हो समझे। तो इसने कहा कि ये जो यहां पर हमारे पास ये जो बनते हैं ना, ये थोड़े से बाहर तक बनते हैं, क्योंकि जब कंप्रेशन होता है यहाँ पर जो होगा रेयर फैक्शन होगा यहाँ पर, तो रेयर फैक्शन की वजह से जो होंगे कण जो होंगे थोड़े से बाहर भी निकलेंगे, जस्ट जरा से बाहर निकलेंगे, तो वो जो लंबाई है ये थोड़ी सी बाहर आ जाती है इसकी। इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। तो एक्चुअल लंबाई वास्तव में L+E है। कितनी है? L+E। तो L+E के बराबर λ/4 था। L+E के बराबर है ये लंबाई। तो इसकी जो तरंग की लेंथ है वो कितनी? λ/4 है। तो वास्तव में L+E के हिसाब से आप इसको लिख लेंगे L+E यहां पर। अच्छा, ये E की जो वैल्यू आई प्रैक्टिकली वो आई 0.6 R, ये रटना है। 0.6 R। ऐसे ही इसमें भी थोड़ा सा बाहर को बना देंगे, तो यहां पर भी ये E निकला बाहर, यहां पर भी ये E निकला बाहर। तो यहां पर एक्चुअल में कितनी आ जाएगी? L+2E, और E की वैल्यू वही है 0.6 R। R क्या है? R जो है पाइप की त्रिज्या है, पाइप की त्रिज्या है। R पाइप की त्रिज्या है। तो यहां पर वास्तव में जो फॉर्मूला आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? L+0.6 R आना चाहिए इसके लिए। तो और ये L+2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 R। तो रियल में मूलभूत आवर्ती का फॉर्मूला दोनों के केस में ये होगा। और जब तक बोला ना जाए तब तक इस एंड करेक्शन को नहीं बोलना है सवालों में, जब तक वो पूछे ना, है ना। नहीं पूछा तो मतलब आपको इसकी बात ही नहीं करनी। कैसे निकालते हैं वो भी एक अपना एक्सपेरिमेंट है जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब। इससे अगला टॉपिक हम वही लेंगे। तो रेजोनेंस ट्यूब में हम इसको निकाल भी सकते हैं कि कितना होता है ये, है ना। तो इसमें थ्योरेटिकली उसको सोल्व किया गया, प्रैक्टिकल करने के बाद तो हमें देखा कि इसकी वैल्यू 0.6 R के बराबर होती है, जहां पर R क्या है? R इसकी त्रिज्या है। क्लियर? चलिए, हमने क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप पढ़े हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप यानी बंद पाइप का एक अच्छा एग्जाम्पल है अनुनाद नली। अनुनाद नली या रेजोनेंस ट्यूब। अनुनाद नली या रेजोनेंस ट्यूब ये पढ़ते हैं। ये होती क्या है, इसमें क्या क्या कैलकुलेशन की जाती है, इससे का फायदा क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि इस नली की सहायता से हम क्या करते हैं बेटे, ध्वनि का जो वेग होता है, हम बोलते हैं कि ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर पर सेकंड है या 340 मीटर पर सेकंड है, तो ऐसे बोल लेते हैं। तो वो निकाला कैसे गया? अनुनाद नली के एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। अनुनाद नली के एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ध्वनि का वेग हवा में कैलकुलेट किया जा चुका है। वो किस बेसिस पर कराया गया, वो एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? तो मैंने बताया कि एक तो इसमें हम ध्वनि का वेग निकालते हैं, दूसरा है किस पर आधारित है? बंद ऑर्गन पाइप। बंद ऑर्गन पाइप के आधार पर ही हम इसको यूज करते हैं। तो होती कैसी है, इसके पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसमें किस तरीके से इसकी निकालनी होती है। सबसे पहले तो उसमें हमारे पास एक नली होती है, जिसके नाम से पता लग रहा है। तो इसमें एक नली होगी जिसमें क्या होता है, पानी भरा होता है। इसमें क्या होगा? पानी। चलो, और यहां ये पानी का लेवल कम ज्यादा करने के लिए, पानी का लेवल कम ज्यादा करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, है ना। और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, और थोड़ा सा ऊपर।
यहां ले लेता हूं। इसको ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, पानी का लेवल भी उस हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक, इसके साथ एक मीटर स्केल लगा रहता है, यहां लगा रहता है मीटर स्केल, ताकि इसमें कितने पानी कितनी गहराई तक है, ये कितना पानी खाली है वो उसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक है, ये कहलाता है यहां पर क्या, क्लोज ऑर्गन पाइप, इतना। तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, यहां पर हम एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं किसकी हेल्प से, सवृत्ति की हेल्प से। सवृत्ति क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क, हमारा सवृत्ति द्विभुजित, दो भुजाओं वाला ट्यूनिंग फॉर्क, इसको हम यूज करते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एफ है, ये हमें ज्ञात होती है, ये हमें ज्ञात होती है, फ्रीक्वेंसी इस पर लिखी रहती है तो ये हमें ज्ञात होती है। तो इस पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट को, सेपरेटस को, इस यंत्र को ही हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस ट्यूब बोलते हैं। और यहां पर पानी भरे होने का ये क्या एंड करता है, ये बंद सिरा है, बंद सिरा इसका काम करता है, यानी कि ये क्या कर दिया एक तरह से, बंद ऑर्गन पाइप, बंद ऑर्गन पाइप। ठीक है, अच्छा अब एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं हम, इसमें एक फ्रीक्वेंसी जनरेट, यहां से फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे, उसको मारेंगे कहीं पर, उससे आवाज आएगी, साउंड इसमें ट्रेवल करेगी। तो साउंड ट्रेवल करेगी तो यहां से परावर्तित होगी, परावर्तित होगी तो आने वाली साउंड के साथ वो अध्यारोपण के साथ अप्रगामी तरंगे बना सकती है। लेकिन अप्रगामी तरंगे कब बनती है, अप्रगम इसमें बंद रूप में, जब आपकी जो है या तो λ/4 पर आ रही हो पूरी, है ना, हमने निकाला था वो बंद ऑर्गन पाइप में कब कब उसके वाइब्रेशंस में होते हैं, विधाएं बोलते हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं, या फिर कंपनों की विधाएं। तो इसमें सबसे छोटी कंपन कब ऐसा होगा जो अप्रगामी तरंगे बनेगी, क्या सबसे पहले ये बनेगी, सबसे पहले ये बनेगी। इस लंबाई को हम L1 नाम देंगे और इसको माप लेते हैं, इसको माप लेते हैं, माप लिया L1 को। ठीक, अब हमें पता है कि माप लिया तो ये लंबाई किसके बराबर है, L1, तो L1 किसके बराबर है, λ/4 के, λ/4 के। लेकिन याद करो ये तो खुला सिरा है, यहां से तो खुला है, तो हमने एक पढ़ा था अंत्य संशोधन, अंत्य संशोधन स्मॉल ई, तो ये तो थोड़े से बाहर को भी निकलते थे, याद करो थोड़ा सा बाहर निकलते थे, ये ई के बराबर बाहर निकलते थे। इस ई की वैल्यू और लंबाई तो कितनी आएगी, इतनी, लेकिन वास्तव में लैम्बडा पे तो ये भी तो जुड़ जाएगा, λ/4 प्लस ई। λ/4 इक्वल टू L1 प्लस, सॉरी ये गलत हो गया, इधर नहीं इधर जुड़ेगा, λ/4 इक्वल टू L1 प्लस ई, क्योंकि स्केल से तो केवल इतनी लंबाई मापेंगे, इतना तो फालतू निकल रहा, और λ/4 तो इतना है, यहां से यहां तक तो है क्या λ/4 है, लेकिन L1 लंबाई माप लेंगे, ये तो माप नहीं पा रहे, तो हमने जोड़ दिया ई को, ये हमने जोड़ दिया ई को। अच्छा, इस समय अधिकतम जब यहां पर ये अप्रगामी तरंगे बन गई होंगी तो हमें पता कैसे लगेगा भाई, तो हम क्या करते हैं, जब इसमें यहां पर हम इसको ट्यूनिंग फोर्क को यहां पे साउंड प्रोड्यूस करके, ध्वनि उत्पन्न करके छोड़ देते हैं इसके पास, तो ध्वनि का जो लेवल है, पानी मान लो यहां तक भरा था पहले, पानी इसका लेवल धीरे 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 कम करते जाते हैं, ऐसे इसको पाइप को ऊपर नीचे कर लो तो लेवल कम ज्यादा हो जाएगा। तो लेवल कम करते करते आप यहाँ पे कान लगा के रखो, जैसे यहाँ कान लगा के रखो या कोई डिटेक्टर रख लो, है ना, कोई माइक वाइक रख लो, तो यहाँ पे जो ध्वनि है ना बहुत तेज सुनाई देगी, जिस समय तेज सुनाई देगी उतना लेवल पे लाके रोक दो। जिस समय ध्वनि तेज सुनाई दे रही है मतलब वहां पे अप्रगामी तरंगे बन गई है, इसका मतलब वहां पे उस लेवल को रोक दो, और जिस लेवल को रोक दो उस लेवल की रीडिंग को नोट कर लो। L1 एक्सपेरिमेंट है, ये प्रैक्टिकल है, ये करने के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसे क्या आता है, आपको दे रहता है यहाँ पानी भरते हैं, ऐसे ट्यूनिंग फोर्क को दे के मारते हैं, उसमें साउंड आती है, से टकराती है, तो आपको यहाँ पे कान लगा के रखते हैं, आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देती, तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे पानी का लेवल करते हैं कम। जब हमारे पास इस तरह की अप्रगामी तरंगे बनने लगती है, जब λ/4 के बराबर इसमें तरंगा आ जाती है, तो उस समय यहाँ पर ध्वनि तेज सुनाई देने लगती है, फिर रोक दो उसको वहीं पे, तो उसको नोट कर लेंगे रीडिंग को। L1 आ गई, ठीक है, ये आ गई लैम्बडा की वैल्यू, λ/4 की वैल्यू L1 प्लस ई। अब मैं कह रहा हूं कि भाई इसी लेवल को क्या कर दिया हमने, थोड़ा सा और कर दिया, मान लीजिएगा यहां पे कर दिया इतना, यह है पानी,
तो अब फिर से वही सेम रिपीट करा दोबारा एक्सपेरिमेंट। आवाज फिर से दी, हमने और लेवल नीचे कर दिया, लेवल नीचे कर दिया। तो फिर इसके बाद अगली जो मोड ऑफ वाइब्रेशन होगी, अगली जो हमारी तरंग बनेगी अप्रगामी, वो कब बनेगी? यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो नोड बनना, यहाँ एंटी नोड बनना, यहाँ पे निस्पंद, यहाँ पे प्रस्पंद बनने। तो बीच में हमारे पास ये कुछ ऐसे बन जाएगी, ऐसे बनेगी। ठीक, तो ये भी लंबाई हम नोट कर लेंगे, बाहर ये ई के बराबर। तो भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लेंथ हो गई इतनी L2, ये कितनी आ गई L2। तो इसको भी यहाँ पे स्केल के साथ नोट कर लेते हैं। तो L2 बराबर क्या आएगा, λ/4 प्लस λ/2। ये कितनी होगी, λ/2। ये कितनी होगी, λ/4। तो λ/2 प्लस λ/4, λ/2 प्लस λ/4 कितनी बन जाएगी, यानी कि 3λ/4 इक्वल टू L2 प्लस ई, L2 प्लस ई। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो साउंड की स्पीड चाहिए, साउंड की स्पीड चाहिए, यानी कि वो क्या होती है, v बराबर एफ लैम्डा। ये तो साउंड जा रही है इसमें, v बराबर एफ लैम्डा, है ना। तो वेव लेंथ हम क्या कर सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी हमें पता ही है, तो वेव लेंथ को कैसे निकालेंगे भाई, लेंथ लंबाइयां पता हमें, हमारे पास ये नोन है, ये पता है, ये पता, लेकिन ये तो नहीं पता। तो क्या करो, उनको घटा दो। बल्कि इसको ज्यादा में से कम घटाओ। तो λ/4 बराबर L1 प्लस ई। तो इसमें से घटा दो, से घटा के क्या होगा, ये तो कट गया। तो ये क्या बना, L2 माइनस L1, और यहाँ क्या बचा, λ/2। यानी कि लैम्बडा की वैल्यू प्रैक्टिकली आपने निकाल ली है, लैम्बडा की वैल्यू प्रैक्टिकली आपने निकाल ली है, क्योंकि L1 L2 आपको पता है, L1 L2 हमारे पास ज्ञात है, तो हमने लैम्बडा के लिए निकाल ली। यहां रख दो, v इक्वल टू एफ इंटू 2 इंटू L2 माइनस L1। क्या ये हमें ज्ञात है, यस, ये भी ज्ञात है, ये भी तो ज्ञात है। इसका मतलब एयर में ध्वनि की चाल बराबर 2f L2 माइनस L1। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, जितनी भी हमारे पास आएंगी वो सारी वैल्यू रख करके L1 L2 आएंगे, 2 रीडिंग उसमें रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये काम करता है हमारा एपरेटस क्लोज बन के प्रिंसिपल पर, एक तरह से बंद ऑर्गन पाइप के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात अगर मैं सोचूं कि भाई मेरे को तो v बराबर एफ लैम्बडा चाहिए, तो हो सकता है कि आप इस एंड करेक्शन को यूज ना करो। आप कहो भाई मैं तो λ/4 बराबर L1, तो लैम्बडा बराबर 4L1। तो अगर आप यहां से v इक्वल टू एफ लैम्बडा लिख देंगे तो f इंटू 4λ1। आप कहोगे L1 यूज कर लो तब भी तो आंसर आ जाएगा, तो L1 यूज कर लो तब भी आंसर आ जाएगा, यस तब भी आएगा, लेकिन उसमें एरर होगी। क्यों? क्योंकि आपने इसको नहीं कंसिडर किया, इसमें एरर होगी, तो इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया आपने L1 में। तो वास्तव में ये L1 की जगह L1 प्लस ई होगा, L1 की जगह कौन होगा, L1 प्लस ई। अब ई तो पता नहीं हमें, तो इसलिए ई को काटने के लिए, ताकि ई कट जाए, इसलिए हमने 2 बार इस एक्सपेरिमेंट में लेकर के ई को उड़ा दिया, ताकि ई ना पता, ई की वैल्यू ना डिस्टर्ब प्रॉब्लम करे इसमें। तो रियलिटी में मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इसमें ई को हटाने के लिए 2 रीडिंग ले लेते हैं, ताकि हमें एरर की दिक्कत ही ना आए कि इसमें एरर आएगी, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, है ना। अब यहां से मेरे को एक फायदा हो गया कि जो मैं अंत्य संशोधन एंड करेक्शन की बात कर रहा था, क्या मैं इस ई को निकाल सकता हूं L1 L2 की फॉर्म में? क्या मैं इस ई को निकाल सकता हूं L1 L2 की फॉर्म में? यस, मैं इस ई को निकाल सकता हूं। तो मेरे को ये ई निकालना, तो मेरे पास एक समीकरण तो ये है, दूसरी समीकरण ये है। अगर मुझे कहा जाए कि भाई ई ज्ञात करो, मुझे कहा जाए कि ई ज्ञात करो, तो क्या आएगा, 3λ/4 इक्वल टू, इसमें क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से गुणा कर लो, 3λ/4 3L1 प्लस 3e। इसमें 3 लैम्बडा है ही ऑलरेडी, तो L2 प्लस ई। तो क्या करो, माइनस कर लो, ये उड़ जाएगा, इससे उड़ गया, तो यहां क्या बचा, 0 3, इधर क्या बनेगा, इधर ले आओ, उधर ले आओ, यानी कि L2 माइनस 3L1 बराबर 2e, है ना। यहां इधर लिया इसको, और भाई e बराबर L2 माइनस 3L1/2।
अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो E की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं और प्रयोगों के आधार पर देखा कि यार अगर मैं इस नली का डायमीटर चेंज कर दूं, रेडियस चेंज कर दूं, इस नली का, जिस नली में पानी भरा हुआ है, तो पानी भर देने पर जो कैलकुलेशन आई, प्रयोगों से मापा, देखा कि वो आंसर हमेशा क्या आ रहा, उसकी 0.6 R के बराबर आ रहा। तो इसलिए इससे ही प्रयोगों के आधार पर हमने इसको निकाल लिया 0.6 R के बराबर। वैसे तो इससे निकाला एक्सपेरिमेंटली और वो वैल्यू देखा कि तो 0.6 R के बराबर बैठ रही है, तो बस 0.6 R के बराबर बैठ रही, तो हमने इसको कर लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि हमारे यहाँ पे दो फायदे हो गए। एक तो ध्वनि की चाल पता लग गई, हमें ध्वनि की चाल निकालने का तरीका पता लग गया प्रैक्टिकली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ना। दूसरा हमें ये पता लग गया कि भाई जो एंड करेक्शन है वो कैसे निकाला जाए, वो एंड करेक्शन भी निकाल सकते हैं। सोचो एंड करेक्शन जितनी पतली नली होगी उतना ही छोटा होगा, एंड करेक्शन जितनी मोटी नली होगी उतना ही ज्यादा होगा। ओके, तो अब रेजोनेंस ट्यूब पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोनेंस ट्यूब पर बेस्ड है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। इसने बोला कि अनुनाद नली की प्रथम दो लंबाइयां, अनुनाद नली की प्रथम दो लंबाइयां 32.1 सेंटीमीटर और 99.2 सेंटीमीटर है। तो अंत्य संशोधन एंड करेक्शन ज्ञात करो यदि सवृत्त भुज की आवृत्ति 247.4 हर्ट्ज है तो हवा में उसकी ध्वनि की चाल भी ज्ञात। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना आपको, फॉर्मूला लगा करके काम चल जाएगा। हमने पढ़ा अभी क्या, हमने पढ़ा था L2 माइनस 3L1/2। L2 कितना भाई, L2 कितना भाई 99.2 माइनस 3 इंटू कितना 32.1 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 99.2 माइनस 32×96 96.3 बाई 2। और भाई 13 में से 2 गए, यहाँ पे 12 में से 3 गए 9, और यहाँ कितना बच गया 8, 8 में से 6 गए 2 आ गया, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये आ गया 1 पॉइंट, अब ये क्या आया 45 सेंटीमीटर। इतना एंड करेक्शन है। सोचो इतनी तो गलती होती लंबाई में, तो इस हिसाब से आंसर में एरर होती है। अगर हम ये ना मापे तो एरर आ जाएगी, लेकिन ये होता है एंड करेक्शन। तो आया 1.45 सेंटीमीटर, इतना तो होता है कम से कम 1 सेंटीमीटर से ज्यादा, 1.4 इतना, तो इतने एंड करेक्शन है। खैर दूसरी चीज है आपकी, इसको मान लो 1 सेकेंड मान लो v इक्वल टू क्या होता था f लैम्बडा। अब लैम्बडा क्या होता था इसमें, एक्सपेरिमेंट पर हमने निकाला था 2L2 माइनस L1, लैम्बडा ये तो होता था। तो यही तो फायदा था इस एक्सपेरिमेंट में कि बस लेंथ मापनी है, वेवलेंथ पता लग रही थी इसमें। और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 247.4 इंटू 2 32.1 इक्वल टू, सोल्व करने पर आ जाएगा लगभग 332 मीटर पर सेकेंड। तो हवा में ध्वनि की चाल ये आ जाएगी, जो कि इस एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अनुनाद नली की 3 स्थितियां दी हुई है। अनुनाद नली में आपको दिया है कि 9 सेंटीमीटर पर आपका अनुनाद हो रहा है, जिसमें ध्वनि की चाल दे रखी है 353 मीटर पर सेकेंड। तो जो सवृत्र होगा यहाँ पर, जिससे हमने इसमें ध्वनि उत्पन्न की थी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो बतानी है। तो जो भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी, सोचो यहाँ पे कौन सी आएगी, मूलभूत आवृत्ति आएगी, मूलभूत आवृत्ति। तो यहाँ पर ये L है, मान लो इसको मैं L ले लूँ, तो L बराबर क्या होगा लैम्बडा बाई 4। क्या लैम्बडा बराबर 4L होता है? क्या मूलभूत आवृत्ति V बाई लैम्बडा, तो क्या V बाई 4L हो जाएगी? यस। तो मैं फ्रीक्वेंसी को तो यहाँ से निकाल लूंगा, लो जी, F बराबर 353/4 और लैम्बडा कितनी 9 सेंटीमीटर, अच्छा सॉरी L कितनी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का 0.09 मीटर, ये भी यहाँ 0.09 मीटर रख देंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी सॉल्व करने पर आ जाएगी हमारे पास 953 हर्ट्ज।
यानी कि फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होगी वो तो इतनी होगी, बाकी जो उसके मल्टीपल्स आते रहेंगे। खैर अब मैं बात करता हूं कि भाई दो अगले अनुनाद के लिए लंबाई कितनी होगी, मतलब ये लंबाई मान लो L1 या L2 मान लो और ये L3 मान लो, ये कितनी कितनी आएंगी L2 L3, इसको L2 L3 लिख दो। तो L2 कितनी बैठेगी भाई, चाहे तो लैम्बडा निकाल लो, पहले लैम्बडा निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अब आपके पास लेंथ है तो लैम्बडा निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी ही है। लैम्बडा बाई 4 थी तो लैम्बडा कितनी आ जाएगी 4 इंटू 0.09 तो 0.36 लैम्बडा आ गई। तो मेरे ख्याल से L2 कितनी बैठ जाएगी, L2 बैठ जाएगी बेटे 3 लैम्बडा बाई 4, तो 3 इंटू लैम्बडा कितनी 0.36 बाई 4, तो 4 नीम 36 यानी कि 9 ते 27.27 सेंटीमीटर या मीटर में कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में ले रखी, ये तो मीटर में आ गई ना भाई, ठीक, 27 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं इसको। अच्छा इसकी क्या करें L3 कितनी आ जाएगी 5 लैम्बडा बाई 4, 5 लैम्बडा बाई 4, 5 लैम्बडा कितना भाई, लैम्बडा बाई लैम्बडा 27 बाई 4, लैम्बडा कितना था 36 सेंटीमीटर, ये था ना 36, लो यहाँ 36 कर दो, 4 नीम 36 9 पंजे 45, लो 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ जाएगी यहाँ पर। तो कुल मिला के इस तरीके से छोटे छोटे सवाल बनते हैं। ओपन पाइप है, क्लोज पाइप है, बेसिकली क्लोज पाइप का सवाल है ये और कुछ नहीं है। तो क्लोज पाइप के ऊपर एक सवाल और देख लेते हैं। दोनों के जो व्यास है डायमीटर है वो समान है ना, दोनों के व्यास समान है। एक बंद है खुला है 40 सेंटीमीटर लंबाई का 31 का। इसने बोला कि प्रथम अधिसवरक दोनों के उत्पन्न होते हैं, प्रथम अधिसवरक उत्पन्न होते हैं। तो प्रथम अधिसवरक उत्पन्न होने पर आपसे पूछा कि अंत्य संशोधन बताओ। तो यानी कि प्रथम अधिसवरक का मतलब जानते हो, यानी कि प्रथम अधिसवरक का मतलब ये हुआ कि दूसरा सन्नादी या प्रथम अधिसवरक। तो पहला तो ये होता था सन्नादी, लेकिन दूसरा सन्नादी या प्रथम अधिसवरक का मतलब होता था कि इसमें अप्रगामी तरंगे ऐसे बन रही होंगी और इसमें अप्रगामी तरंगे ठीक। प्रथम अधिसवरक का मतलब ये था, प्रथम अधिसवरक का मतलब ये आपको याद रखना, थ्योरी में पढ़ाया जा चुका कि ऐसे बनते थे। तो अब देखो ये लंबाई 31 है। अच्छा इसमें एंड करेक्शन भी है, इसमें आता है एंड करेक्शन, इसमें एंड करेक्शन यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा, इधर भी और इधर भी। इसका मतलब इसकी लंबाई ये कितनी आएगी, लैम्बडा कितनी आ जाएगी, इसकी लंबाई कितनी बैठेगी बेटे, ये बैठेगी 3 लैम्बडा बाई 4 है ना, और इसकी बैठेगी कितनी, ये यहां से यहां तक लैम्बडा बाई 4 और लैम्बडा, तो लैम्बडा बैठ जाएगी। तो लैम्बडा यहां से यहां तक आ गई है, ठीक है, ये लैम्बडा आ गई। अब बात है कि भाई 3 लैम्बडा बाई 4 बराबर किसके होगी, 31 प्लस ई के, इसमें तो ई जुड़ रहा, और ये लैम्बडा बाई 4 किसके बराबर होगी, सॉरी लैम्बडा किसके बराबर होगी 40 प्लस 2ई के। तो ई निकाल लो। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट अच्छे से समझ ले। तो बंद ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप पर दोनों का इसमें मिक्सचर हो गया। तो आपको यहां से काम करो, लैम्बडा निकाल के यहां रख दो, ई निकल जाएगा, दो समीकरण है, दो अज्ञात राशियां हैं, तो ई तो चाहिए इसमें, तो लैम्बडा को उठाओ यहां रख दो, ए लो, बस हो गया सवाल। भाई ऐसा कर लो, काट लो उसको, क्या दिक्कत है, चलो उठा के रखी दो, कोई नहीं। तो 3/4 इंटू 40 प्लस 2e बराबर 31 प्लस e, यहां से e निकल जाएगा, उसमें क्या है, तो यहां से आएगा कितना 30 प्लस e/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो ये 30 प्लस e/2
ई क्या 6e/2, 6 नहीं 3e/2 बराबर 31 प्लस ई। तो एक काम करो, ई को उधर ले आएंगे तो e/2 और उधर ले जाएंगे तो 1, ई बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अगर पूछ ले कि वेवलेंथ कितनी है तो ई की वैल्यू कहीं भी रख दो। मान लो ई निकालना, ई को उठाया यहाँ रख दो, मान लो लैम्बडा निकालना, तो लैम्बडा निकालने के लिए 40 प्लस 2 इंटू 2, लैम्बडा कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, है ना। अगर आपको ध्वनि की चाल निकालनी तो आपको मान लो मैं बोलूं कि भाई इसमें जो मैंने यहाँ पे एक सवृत्त है जिसकी आवृत्ति दे दी मान लो मैंने 40, है ना, 400 दे दी, चलो 400 हर्ट्ज दे दी, तो बोल रहा है कि ध्वनि की चाल बताओ इसमें कितनी है। तो ध्वनि की चाल निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे v इक्वल टू एफ अपॉन लैम्बडा, v इक्वल टू एफ अपॉन लैम्बडा। तो सवाल देने के ऊपर है, फिलहाल तो ये पूछा नहीं आपसे, है ना, लेकिन आपसे सवाल ऐसे बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ वेवलेंथ आ गई 44 सेंटीमीटर और एंड करेक्शन आ गया 2 सेंटीमीटर। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 18002121 799।